Hello student, welcome to our YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe this channel and press the bell icon for new updates. तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज का ही पार्ट है। 11th क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है, उसके अंदर हमने स्केलर और वेक्टर को भी डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब ये होता है कि वर्तमान के अंदर या इस नेचर के अंदर जब हम किसी भी फिनोमेनन को समझाते हैं, लाइक हम बात करते हैं द्रव्यमान की, मास, लाइक हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, जिसको हम आयतन कहते हैं। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 5 kg 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये तो सबको पता है, ये नंबर है। 5 किलोग्राम का मतलब ये है कि ये क्या है, मास को डिस्क्राइब करता है। 5 मीटर पर सेकेंड को प्लस इसके साथ अगर हम ये लिख दें कि ये 5 ईस्ट, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका बाद हम ये लिख देते हैं कि ये क्या है, स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, तो पहला टाइप हमारे पास आता है स्केलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, और दूसरा आता है हमारे पास वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सबने बहुत अच्छे से 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, सबने बहुत अच्छे से इसको डेफिनेशन को रटा भी हुआ है। स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियाँ वो होती हैं जिसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, उसके अंदर उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसके साथ होगी वो हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपके घर में कभी आपके मम्मी ने, पापा ने आपको बोला कि चलो बेटा जाके बाजार से चीनी लेके आओ, तो आप सामने से एक ही बात बोलेंगे कि पापा या मम्मी कितने किलो चीनी लेके आनी, कितनी चीनी लेके आनी, तो आपके पापा बोलेंगे 5 किलो चीनी ले आओ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है। अब एक बार क्या हुआ कि मैं रास्ते से जा रही थी, तो एक कार वाला आया और उसने मुझसे पूछा कि मुझे जो है कि इस डेस्टिनेशन पर जाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ। अब 5 किलोमीटर कहाँ जाना है ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो इसका मतलब वो थोड़ी देर बाद वापस आया, तो उसने मुझसे पूछा कि सर आपने तो मुझे गलत है वो आपने बता दिया रास्ता। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस 5 किलोमीटर के साथ ये नहीं डिस्क्राइब किया कि वो जो उनका डेस्टिनेशन था वो कौन से पॉइंट पर था। तब मैंने उसको करेक्ट करके ये बात बोली कि आप 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद आप साउथ डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाना, या आप राइट डायरेक्शन, राइट एंड में मुड़ जाना, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है इस एग्जाम्पल्स के अंदर। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि पापा ने कहा 5 किलो चीनी लानी है, तो ये थोड़ी ना कहा है कि 5 किलो चीनी इस डायरेक्शन से लाओ, इस डायरेक्शन से लाओ। अब हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा, तो हमने पढ़ा, पहले हमने क्या किया, 5 किलोमीटर बता दिया उसको, लेकिन ये थोड़ी ना बताया था कि 5 किलोमीटर हमें स्ट्रेट जाना है, देन राइट टर्न लेना है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं बताई। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या आया, जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर पढ़ा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्केलर क्वांटिटीज के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम स्केलर क्वांटिटी की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा आता है मास, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं। फिर हमारा एग्जाम्पल आता है स्पीड, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वर्क है, पावर है, ठीक है, एनर्जी है, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी हमारी क्वांटिटी आती है वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर के साथ हमें पता है
मैग्नीट्यूड में साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ता है। तो हम इसके अंदर बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे है वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम विस्थापन बोलते हैं, और इसके अंदर आएगा हमारा डिस्टेंस। देखो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस को हम डिस्क्राइब करते हैं उसके ओरिजिन पॉइंट से लेकर उसका जो सेकंड पॉइंट है उस तक उसकी कितनी डिस्टेंस हुई। अब मैं ये बोलती हूँ कि मैं अपने घर से लेकर यहाँ तक आई तो मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मैं ये तो ना बोलूँगी कि 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, नहीं, मैं बोलूँगी मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब उसके अंदर मैंने डायरेक्शन कोई नहीं, अब मैं वो स्ट्रेट रोड से भी आ सकती हूँ और मैं किसी स्ट्रीट से भी आ सकती हूँ, है ना। तो मैं ऐसे इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझाती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये डेस्टिनेशन पॉइंट एक मेरा ये है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, अब मैं ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकती हूँ। फर्स्ट ये मेरा फर्स्ट पाथ है और एक मैं ऐसे डायरेक्ट भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट, ये जहाँ से वो ओरिजिन शुरू हुआ और जहाँ से मेरा ये एंडिंग पॉइंट आया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, दूरी। और जो हमारा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट है और जो हमारा फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेक्टर की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो हमारा टॉपिक है कि हम इस वेक्टर को कैसे नोटेशन करते हैं। तो हमारा जो वेक्टर नोटेशन का काम है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि इसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं। ये हमारा हेड होता है, इसको हम टेल बोलते हैं। ये हेड जो है डिनोट करता है किसको, डायरेक्शन को, और जो इसकी लेंथ है ये लेंथ हमें बताती है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद हम कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, है ना, सदिश के प्रकार। अब सदिश के प्रकार के अंदर बहुत सिंपल से हम प्रकार पढ़ते हैं, टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वल एंड अनइक्वल, ठीक है। सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल। थर्ड हम इसके अंदर पढ़ेंगे कोलिनियर। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोप्लेनर। फिफ्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोकरेंट। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर जीरो वेक्टर। सेवंथ हम पढ़ेंगे इसके अंदर यूनिट वेक्टर। एट्थ हम इसके अंदर पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलो हम फर्स्ट वाले टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इक्वल एंड अनइक्वल, जिसको हम बोलते हैं संतुलित और असंतुलित सदिश। तो हमारा पहला टॉपिक है, ये कहता है कि एक ऐसे वेक्टर, क्योंकि हमने वेक्टर का नोटेशन पढ़ लिया, अब जैसे वेक्टर हमने ले लिया एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ऐसे सदिश राशियां जिसके अंदर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। और इसी तरीके से अनइक्वल वेक्टर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये पहला है अपना ए वेक्टर और ये हमारा है बी वेक्टर, और इसी तरीके से हमने मान लिया अनइक्वल वेक्टर को, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ठीक है। मान लो कि उसकी डायरेक्शन, पहला हम इसके अंदर हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, है ना। तो ये होता है अनइक्वल और अनइक्वल वेक्टर।
सेकेंड हम बात करते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर दोनों जो वेक्टर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो पैरेलल, अब एक चीज इसके अंदर याद रखनी है कि जब भी कोई पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे जिसको हम समांतर सदिश बोलते हैं, वो उनके बीच का जो एंगल रहता है वो हमेशा 0 डिग्री रहता है। ठीक है। एंटी पैरेलल की बात करते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है। हमने कहा कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। एंटी पैरेलल में आपको नाम से पता चल रहा है कि वो दोनों पैरेलल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी उनकी, अपोजिट रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो एंगल रहता है वो हमेशा 180 डिग्री रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरेखीय। नाम से सबको पता लग रहा है कोलिनियर मतलब एक ऐसा वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो क्या रहते हैं एक ही लाइन के अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर या संरेखीय। कोप्लेनर जिसको हम बोलते हैं समतलीय। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है समतलीय। एक प्लेन है, प्लेन किसको कहते हैं पता है सबको, ठीक है। प्लेन होता है 2D के अंदर, जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ये मान लो अपने पास ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि किसी भी फर्श का फ्लोर है, इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो है वो चल रहा है, हमने उसका वेक्टर मान लिया कितना, p वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये इसी फ्लोर के अंदर है, मतलब इस xy प्लेन के अंदर है। अब हमने इसके लिए दूसरा वेक्टर ले लिया, ये q वेक्टर है, ये दूसरा इंसेक्ट जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जा तो प्लेन में जा रहा है ना, उसी फ्लोर पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, प्लेन के अंदर है। जैसे हम बात करें कि ये हमारा एक वेक्टर, ये हमारा एक वेक्टर, ये बोर्ड भी क्या है हमारा प्लेन ही है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी इसके अंदर एक लाइन याद करनी है कि कोई भी दो वेक्टर जो है वो ऑलवेज रिमेन इन वन प्लेन। हमेशा दो वेक्टर जो है, किसी भी तरह के दो वेक्टर जो है वो प्लेन के अंदर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीन वेक्टर की। तीन वेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, अब मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इन द सेम प्लेन। कैसे, अब हमने तीन प्लेन लिया, एक हमने ये ले लिया कि एक इस डायरेक्शन के अंदर है, चलो इसी के अंदर बात करते हैं, एक इस डायरेक्शन के अंदर है, एक इस डायरेक्शन के अंदर है और एक इस डायरेक्शन के अंदर है, तो तीनों क्या है एक ही प्लेन में। लेकिन अगर हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो देखो एक इस प्लेन में है, दूसरा इस प्लेन में है, लेकिन तीसरा इस प्लेन में नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक समझ में आता है वो आता है कि अगर हम कोई भी एनी थ्री वेक्टर की बात करते हैं तो तीन वेक्टर जो है वो मे और मे नॉट बी रिमेन इन सेम प्लेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकरेंट। कोकरेंट किसको बोलते हैं, को इनिशियल, मतलब ऐसे वेक्टर जिसके जो किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से क्या होते हैं शुरू होते हैं। मान लो कि ये बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है भाई F1, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F2, ये लग रहा है F3, है ना, तो इसका इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है, इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं कोकरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो, इसका मतलब होता है शून्य सदिश। अब भाई जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि देखो कि एक वेक्टर लिया हमने, ठीक है, अब वो वेक्टर जीरो है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जीरो वेक्टर की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिणाम जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी रहती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखो सबने बहुत अच्छे से 11th क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबने फॉर्मूला रटा हुआ है भाई, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन
इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। हमने अच्छे से पढ़ा भाई, ए क्या बराबर ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन एक्चुअल मीन क्या है इसका, कि यूनिट वेक्टर को हम क्यों डिस्क्राइब करते हैं? तो हम जीरो वेक्टर की तरह इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी भाई? अब हमने इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझना है। जैसे हमने कहा कि ये पर्सन जो है, एक पर्सन है, वो कोटा से दिल्ली की तरफ जा रहा है ना, कोटा से दिल्ली की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी है भाई, ये कोटा से दिल्ली जाएगा, कोटा से पुणे नहीं जाएगा, ये सिर्फ कोटा से दिल्ली जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, यूनिट हो गई, एक डायरेक्शन होगी। तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, एक होती है। और इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब हम वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर को कैसे समझाते हैं, वो हम अच्छे से थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी हमारा एक पॉइंट है, मान लिया ये हमारा P पॉइंट, ठीक है, ये हमारा 0 x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, सबको पता ही एक्सेस होती है। अब हमने कह दिया कि एक i कैप, हमने O से x डायरेक्शन को कह दिया कि ये i कैप, इसको हम बोलेंगे j कैप, इसको हम बोलेंगे k कैप, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इस P पॉइंट के इसकी डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली कि r वेक्टर है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि OP वेक्टर बराबर r वेक्टर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं कि इस r को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, क्योंकि मैथ के अंदर हमने पढ़ा है इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x y z होते हैं, ठीक है। तो x कैप xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो ये जो i कैप j कैप k कैप है, हमें पता है कि एक डायरेक्शन को शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और आपको पता ही है, हमने जो है इसको a कैप से डिनोट, किसी भी कैप मतलब वेक्टर के ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं इसको। ये हो गया अपना a वेक्टर, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने एक चीज और समझानी है आपको, तो हम इसके बाद करते हैं। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब हमने पढ़ना है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने एग्जांपल इससे पढ़ना है। जैसे माना कि ये P पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया भाई x y z पोजीशन के अंदर है, ये मान लिया हमारा r वेक्टर है। हमने क्या लिखना है, ये x, ये y, ये z, ये इसके यूनिट वेक्टर हो गए, है ना। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था OP वेक्टर बराबर r वेक्टर बराबर हमने लिखना है xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, ये होता है पोजीशन डिफाइन करना, इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन डिस्क्राइब। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये पहले r पे था, r1 पोजीशन पे था, और t1 समय पर क्या हो गया कि ये t पोजीशन पे था पहले, t2 के बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, q पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब इसकी हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ये r2 हो गया। तो कितने डिस्टेंस कवर की इसने, ये मान लिया हमने कि ये डेल r कवर की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, डेल r बराबर r2 माइनस r1, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश मैंने क्या बताया था कि इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट तक कितना वो डिस्प्लेस हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं सदिशों का योग, ठीक है। अब देखो, सबने पढ़ा हुआ है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये अपना P वेक्टर है, ये अगर अपना सेकंड Q वेक्टर है, ठीक
ठीक है। जब हम इसको अरेंज करते हैं, ये पी वेक्टर क्यू वेक्टर, ये इसका जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला जो भी वेक्टर होगा वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जब हम सिंपल कोई भी अलजेब्रिक सम करते थे तो हम उसको ऐसे लिखते थे 3 + 2 = 5। ये 5 जो होता था इसका आंसर होता था। यहाँ पर वेक्टर के अंदर हम इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। हम लिखते हैं r क्या बराबर p वेक्टर q वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट होता है जिसको हम हिंदी के अंदर परिणामी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, तो इसको एग्जांपल समझते हैं। इसके अंदर हमें जो एडिशन के अंदर लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ना है इसके अंदर ट्रायंगल लॉ, इसको त्रिभुज का नियम कहते हैं। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ना है इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। और तीसरा हमने पढ़ना है पॉलीगन लॉ, बहुभुज का नियम। ठीक है। तो त्रिभुज के नियम से पहले हम कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ना है कि किसी भी, पहली कंडीशन ये होती है किसी भी वेक्टर को अगर हम सेम स्पेस के अंदर डिस्प्लेस करते हैं, है ना, विस्थापित करते हैं, तो वो कभी भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी पहली। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि एक वेक्टर का जब एडिशन करते हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले वेक्टर का सेम फिजिकल वाली क्वांटिटी वाले वेक्टर के साथ ही एडिशन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर से एडिशन कर रहे हो, वो गलत होगा। अगर आप Vx दे रहे हो तो यहाँ पर Vx ही आएगा, मतलब वेलोसिटी का वेलोसिटी वाले कंपोनेंट से ही क्या होगा, एडिशन होगा। थर्ड बात हमें ये याद रखनी है कि जो वेक्टर का एडिशन आता है, ठीक है, जो वेक्टर का एडिशन आता है वो भी ये क्या होगा, वेक्टर ही होगा। कहने का मतलब है जो रिजल्टेंट हमें यहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। ठीक है। ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। अब जैसे हमने वेक्टर के बीच में एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे हम ऐसे करते हैं कि मान लिया कि ये p वेक्टर है और एक हमारा है q वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे अरेंज करते थे, ये हमारा p हो गया, ठीक है, ये हमने q लगा दिया और इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो एक रूल हमेशा याद रखना है कि जब हमें इनके बीच का एंगल निकालना होता है तो एंगल जो है वो हमेशा जो वेक्टर है उसके टेल से टेल और हेड से हेड ही मिला होना चाहिए। पहला रूल तो ये होता है। दूसरा रूल ये होता है कि इनके बीच का एंगल हमेशा ग्रेटर देन 0, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री, लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री ही रहेगा। अब जैसे हम एक एंगल की बात करते हैं, है ना, अब हमने एंगल लिया, मान लो इनके बीच के एंगल जो है वो है 60 डिग्री है। अब हम ये भी तो ले सकते हैं, 300 भी तो ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये रूल है जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हम बात करते हैं किसकी, एडिशन की। ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी एक वेक्टर लिया p वेक्टर, ये हो गया हमारा q वेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जब ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड किसी भी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो जो थर्ड साइड होती है, जो जिसकी डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, वो हमेशा किसको शो करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, p + q बराबर r वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनके बीच का एंगल कैसे लेंगे, देखो वेक्टर एडिशन जब करते हैं ना, तो वेक्टर एडिशन के अंदर सबसे पहले जब हम थीटा की बात करते हैं, देखो अब आपने p एंगल, अब मान लो जरूरी थोड़ी ना कि ये p जो था पहले ऐसे था और अब ऐसे था, क्यों ना, तो अब इसको जब हमने ऐड किया तो हमने क्या लिया, पहले वाले का
हेड लिया और दूसरे वाले की टेल से जोड़ दिया, ठीक है। अब हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, अब जो इनके बीच का एंगल होगा वो थीटा कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर मैंने जो डिस्क्राइब किया था वो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो ये भी ट्रायंगल लॉ की तरह ही होता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है भाई एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड है P, दूसरी साइड है Q, ठीक है। तो हमने पढ़ा है इसकी डायगोनल जो होती है वो क्या दिखाती है? इसके रिजल्टेंट को दिखाती है। ये हम क्या कर लेते हैं, इसको इसकी ये साइड होगी, इसकी ये साइड होगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय जिसको कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है, अब हमने पढ़ा है अभी तक कि P प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर होता है, सबको पता है। क्या Q वेक्टर प्लस P वेक्टर भी R वेक्टर होगा? अब ये हमें डिसाइड करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ये भी क्या है, एक एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा एडिशन पढ़ा P वेक्टर Q वेक्टर, हमने लिख दिया R बराबर P प्लस Q। अब हमें पता है क्या करना है, हमने क्या करना है कि इस वेक्टर को, है ना, पैरेलल शिफ्ट पढ़ी होगी 11th के अंदर कि हम इस वेक्टर को क्या कर देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा वेक्टर यहाँ शिफ्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया Q वेक्टर, और इस वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया ये वेक्टर। तो अब देखो Q प्लस P बराबर, अब क्या होगा, अब हम इस वेक्टर कैसे लिख सकते हैं कि ये एडिशन वेक्टर हो गया हमारा R वेक्टर, जो क्या रहेगा, डायगोनल से शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम एडिशन पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर का तो वो हमेशा क्या रहता है, कॉम्यूटेटिव रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं, अच्छा अब इसके अंदर हम बहुत अच्छी चीज जो है, एक बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं। इसके अंदर ना हमने क्या डिफाइन करना है, हमने ये पढ़ा कि ये P वेक्टर है और ये जी Q वेक्टर है, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया, ये रिजल्टेंट को शो करता है, और ये हमारा हो गया Q वेक्टर, जो भी है, मतलब इसकी ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी, है ना। अब देखो इसको आगे की तरफ बढ़ाया, ये हमने लिया A B C D और ये लिया E, ये एंगल हो गया थीटा। हमने क्या किया, A B जो हमारा वेक्टर था इसको एक्सटेंड करके इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको हम लिख देते हैं क्या कि CE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किसके ऊपर, AB एक्सटेंड करके, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमने एक ट्राइंगल लेना है, कौन सा, पैरेलल। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ACAEC। तो देखो इसके अंदर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो देखो अब अच्छा एक और बात याद करनी है, हमारा Q वेक्टर ये है तो हम इसको थीटा एंगल से डिफाइन करते हैं। तो हमने इसके रिजोल्यूशन और कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर, ये मान लो P वेक्टर है और ये मान लो Q वेक्टर है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये Q वेक्टर इस P वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा Q cos थीटा और ये होता है हमारा Q sin थीटा, ठीक है। मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो अपना, यहाँ पर ये हो जाएगा Q sin थीटा और ये जो डिस्क्राइब करेगा ये हो जाएगा Q cos थीटा। अब यहाँ पर देखो AE क्या है, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE क्या है हमारे पास, CE हमारे पास है Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा AC क्या है हमारे पास, R स्क्वायर, है ना। AB क्या है हमारे पास, AB है हमारे पास P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया, पी स्क्वायर, देखो क्यू कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये हमारा हो जाता है रिजल्टेंट। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट जो है वो रहेगा रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, और ये थीटा किसके बीच में रहता है, थीटा रहता है इन दो वेक्टर्स के बीच में। अब हम बात करते हैं किसकी, एंगल अल्फा की, कि इसकी डायरेक्शन क्या रहती है। एंगल अल्फा का मतलब ये होता है जैसे कि रिजल्टेंट आर और किसी भी एक वेक्टर के बीच में जो एंगल हमें डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम इसको डिनोट करते हैं tan अल्फा से। तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हमारा हो जाएगा CE अपॉन में AE। तो CE हमारा क्या था, Q साइन थीटा, और हमारा AE है P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, tan अल्फा ये हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, उस रिजल्टेंट की, Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, एडिशन में वेक्टर समझ में आ गए, तीनों लॉ समझ में आ गए। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जैसे मान लो आपको कोई भी दो वेक्टर दिया गया है ना, मान लो क्वेश्चन करते हैं अपने, P बराबर हमने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना। Q वेक्टर को हम बात करते हैं i माइनस j प्लस 3k, ये हमारे पास है। अब उसने क्या कहा, उसने ये बात बोली कि इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, मतलब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल समझा रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अब जैसे क्या होता है, हम लिखते हैं क्या, हम ये लिखते हैं कि इसका रिजल्टेंट आर बराबर हम लिखते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ना, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है, माना कि जैसे हमने मान लिया ये p है ये q है, इसका जो मैग्नीट्यूड और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो उस रिजल्टेंट के क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपको, रिजल्टेंट बराबर है, अब तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन तो सीधा हो गया। कैसे, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। सोल्व किया, कितना आ जाएगा, ये 2r स्क्वायर, इधर आ जाएगा कितना, माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या, माइनस हाफ कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/, और cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 90 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल जो आ जाएगा, कितना एंगल आ जाएगा। तो देखो हमें उसने कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया और साथ में कंडीशन दे दी कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इनके रिजल्टेंट के बराबर रहेगा। तो भैया हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इससे रखा वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सिर्फ क्या था, एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स थे जो हमने 11th के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जब हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक पढ़ना है हमें डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बिंदु गुणनफल कहते हैं ना, इसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। आगे आता है हमारा स्केल वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी सुन लो इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। आज थोड़ा सा हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे इसके बारे में, अगली जो हमारी यूनिट, जो भी आगे हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम
डिटेल से इन दोनों को पढ़ेंगे। तो देखो प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन मैं बताती हूँ कि जब दो वेक्टर है ना, कोई भी दो वेक्टर है उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, देखो हम प्रोडक्ट के लिए साइन हमेशा क्रॉस का यूज करते हैं, लेकिन इसको नाम से पता चले डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है उससे हमें जो रिजल्टेंट मिलता है, जो भी हमें क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ये बात ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही है कि जब दो सदिशों का गुणनफल किया जाता है तो हमें एक अदिश क्वांटिटी या अदिश राशि ही मिलती है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्क डन, है ना। वर्क डन के अंदर हम पढ़ते हैं कि फोर्स डॉट डी, है ना, डिस्प्लेसमेंट। एक फोर्स है, फोर्स हमें पता है कि क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो एक बॉक्स है, एक पर्सन जो है इसको फोर्स लगा रहा है, ये आगे की तरफ मूवमेंट करता है, किस डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट कर रहा है। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करना है, एफ डॉट डी, फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन के अंदर, तो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है उस डायरेक्शन के अंदर वह डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। लेकिन देखो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं, वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों हमने क्या पढ़ी है, स्केलर क्वांटिटी ही पढ़ी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट किनका हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी का हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, कि मान लो कि एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, ठीक है, ये इनके बीच का एंगल है थीटा, और इस P वेक्टर को जब हम लिखते हैं P डॉट Q बराबर, ये होता है P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड cos थीटा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P Q cos थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर दिया जा रहा है, तो ये होता है P Q cos थीटा। अब कुछ बेसिक जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, जब एक वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को।